जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो लेकर आया हूं मैं एक और शानदार क्लास आपके लिए करंट अफेयर्स की, जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो एक एक सवाल पे ध्यान लगाएंगे और देखेंगे कि आज आपके लिए क्या नया सीखने को मिलता है। एक एक क्वेश्चन का नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आपके नोट्स ही आपके बेहतर साथी हैं। मैं हर एक सेशन में कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा, याद दिलाता रहूंगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोग कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे सकें, अगर आपको आता है तो, वरना बाकी सबके लिए तो मैं हूं ही जवाब देने के लिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आता है यहां पे, विच इंडियन मेल क्रिकेटर became the first to play in Australia's बिग बैश लीग। यानी ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में भारत के किस मेल क्रिकेटर ने पहली बार खेलने जाना है। ठीक है बच्चे, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीबीएल क्या है। बीबीएल का मतलब बिग बैश लीग है। ठीक है बच्चे, बिग बैश लीग है इसका मतलब। अब बिग बैश लीग क्या है? जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर में आईपीएल होता है इंडिया का, है ना, वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज अपनी कंट्रीज में प्रीमियर लीग करवाती हैं। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर लीग है, ये एक ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर लीग है, याद रखना। ठीक है, जिसका नाम क्या कर दिया गया है? ठीक है, प्रीमियर लीग है जिसका नाम क्या कर दिया गया है? बिग बैश लीग कर दिया गया है। ठीक है, तो बिग बैश लीग 2011 में शुरू किया गया था। ये ऑस्ट्रेलिया का प्रीमियर लीग है और इसमें टोटल फिलहाल 8 टीम पार्टिसिपेट करती हैं। 8 टीम पार्टिसिपेट करती हैं और इसी 8 टीम की एक टीम है सिडनी थंडर। इसी 8 टीम में एक टीम है सिडनी थंडर। आपको पता है कि आईपीएल में बहुत सारी फ्रेंचाइजी टीम है, जैसे मुंबई इंडियंस हो गया, गुजरात टाइटंस हो गया, ये अलग अलग तरीके की टीम्स हैं। उसी तरीके से बिग बैश लीग में भी बहुत सारी टीम्स हैं, यानी 8 टीम्स हैं। उस 8 टीम में एक टीम का नाम क्या है? सिडनी थंडर। और इसी सिडनी थंडर के लिए कौन खेलने वाले हैं? आर अश्विन खेलने वाले हैं, जो कि भारत के एक फेमस बॉलर हैं। आप सभी जानते हो आर अश्विन को। ठीक है, अब सर ये आईपीएल में क्यों नहीं खेल रहे हैं, ये बीबीएल में क्यों खेल रहे हैं? तो देखिए, एक नियम है इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल नहीं, बीसीसीआई का नियम है कि जो लोग भी या जो क्रिकेटर भी यहां पर आईपीएल खेल रहे हैं, इंडियन क्रिकेट में खेल रहे हैं, तो वो फॉरेन के किसी भी प्रीमियर लीग में नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आर अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब डेफिनेटली वो इंडियन क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इंडिया में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो इसकी वजह से उनको चांस मिला है कि वो बीबीएल में खेल सकें। तो आर अश्विन ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जो कि बीबीएल में खेलेंगे। याद रखना, मेल खिलाड़ी, नॉट फीमेल खिलाड़ी। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। और फीमेल खिलाड़ी की बात कर ही लेते हैं, अगर नाम आ गया है तो। फीमेल खिलाड़ी में ऐसी 2 प्लेयर्स हैं, हमारी 2 प्लेयर्स हैं फीमेल खिलाड़ी में जिन्होंने बीबीएल खेला हुआ है। ठीक है, एक है आपके पास स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना, याद रखना, स्मृति मंधाना। और दूसरी ये हमारे पास हरमनप्रीत कौर। ठीक है, दूसरी कौन है यहाँ पे? हरमनप्रीत कौर, जिनका नाम है। ये दोनों ही फीमेल खिलाड़ी बीबीएल खेल चुकी है। ठीक है बच्चे, और मेल में सिर्फ और सिर्फ आर अश्विन का नाम आता है। इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो ये 18 सेशन अभी तक हो चुके हैं आईपीएल के 18 सेशन हो चुके हैं और 2008 में इसको शुरू किया गया था। आईपीएल के बारे में सभी जानते हैं, तो ज्यादा बात करने की जरूरत फिलहाल यहाँ पे नहीं है। हमें बात करने की जरूरत थी बीबीएल, जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्रीमियर लीग है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आता है बच्चों? वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड कमांड कंट्रोल सेंटर सेटअप? भारत में कहां पे भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड यानी एआई पावर्ड कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है? ठीक है बच्चे, अब इसमें जो नाम आ रहा है, ठीक है, कमांड कंट्रोल सेंटर, ये क्या है सबसे पहले तो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कमांड कंट्रोल सेंटर पे जाने से पहले तिरुपति एक मंदिर है हमारे भारत में। ठीक है, तिरुमाला मंदिर। ठीक है, तिरुमाला, याद रखना, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। ठीक है, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, ये क्या है? धीरे धीरे मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, वो मत अफरा तफरी मत मचाना दिमाग में। ठीक है, देवस्थलम, ठीक है, जिसको हम लोग टीटीडी के नाम से भी जानते हैं, टीटीडी।
टी के नाम से भी जानते हैं, तिरुपति तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। ये क्या है? एक ट्रस्ट है। ये क्या है? एक ट्रस्ट है, एक मंदिर का ट्रस्ट है। ठीक है, एक मंदिर का ट्रस्ट है और मंदिर का नाम क्या है? तो तिरुपति, मंदिर का नाम क्या है? तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है, वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर मंदिर, मंदिर का नाम है। तो तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का जो ट्रस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तिरुमाला तिरुपति देवस्थलम। ठीक है, याद रखना। तो तिरुपति तिरुमाला देवस्थलम की ड्यूटी है किसको मैनेज करना? तो तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर को मैनेज करना, जो कि तिरुपति के अंदर में आता है, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है बच्चे, यहां पे याद रखेगा। चलिए, अब ये जो तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल है, इसने एक कमांड कंट्रोल सेंटर सेटअप किया है। क्या सेटअप किया है? कमांड कंट्रोल सेंटर सेटअप किया है। ठीक है, कमांड कंट्रोल सेंटर। ठीक है, कमांड कंट्रोल सेंटर। अब ये क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना। तो कमांड कंट्रोल सेंटर क्या करता है? मंदिर को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके क्या करेगा? ये मंदिर के मैनेजमेंट को मैनेज करेगा, यानी मंदिर के अफेयर्स को मैनेज करेगा। मंदिर में क्या होता है? पहला क्राउड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, भीड़ मैनेजमेंट। ठीक है, क्राउड मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्राउड मैनेजमेंट का, याद रख लेना। ठीक है, क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ को संभालना क्यों जरूरी हो जाता है? भारत में देखिए आस्था बहुत ज्यादा है, जहां पे आस्तिक लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, भगवान को अंध तरीके से मानने लग जाते हैं। ठीक है, भगवान ने जो कह दिया बात खत्म वाले लोग, वहां भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, मान्यता बहुत ज्यादा होने की वजह से। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, जो हमारा कुंभ गया था, इतनी भीड़ हो गई थी कि सरकार मैनेज ही नहीं कर पाई, हमारा प्रशासन मैनेज ना कर पाने की वजह से भगदड़ मची और कितने लोगों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से क्राउड कैसे मैनेज हो जाएगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देगा कि पूरे मंदिर में, मंदिर परिसर में कहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, यानी कि वहां पे टीम भेजो, वहां पे ज्यादा भीड़ है, वहां पे उसको ठीक करने की कोशिश करो। वहां पे कम भीड़ है, ठीक है, तो वहां पे ठीक ठाक चलने दो उनको। वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है, लग रहा है कि अभी दंगे भड़क ही जाएंगे भाई साहब, तो वहां पे जाओ, टीम को भेजो, ठीक करो। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद डोनेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, डोनेशन जो मिलती है उसका, यानी दान पुण्य जो मिलता है उसका लेखा जोखा करना, उसका अकाउंटिंग करना, या फिर उसको मैनेज करना, उसको खर्च कैसे कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ को ध्यान में रखना, कैलकुलेट करना, ये भी आपका कमांड कंट्रोल सेंटर का काम होता है। ठीक है, डिजिटल दर्शन की बात कर रहा है। ठीक है, डिजिटल दर्शन देखिए क्या होता है, जब बहुत ही बड़ा मंदिर और बहुत ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने लग जाते हैं ना, तो सरकार डिजिटल दर्शन की भी प्रावधान निकाल देती है। यानी कि आपको लाइव में भगवान दिख रहे हैं तो ठीक है, वरना बड़े बड़े पैनल के अंदर में, टीवी में आप लोगों को वो दिखाई देंगे और आप लोग डिजिटल दर्शन करके खुश हो जाते हो। ठीक है भी ना यार, भगवान तो हमारे मन के अंदर में है, भगवान हर जगह है। हमें कोई जरूरी नहीं है कि भगवान को सामने से जाके मैं दर्शन करूं। हाँ, अगर मैं दर्शन कर पाया तो मैं धन्य हूं, और अगर दर्शन नहीं कर पाया तो भगवान को मन में श्रद्धा से याद करूंगा और डिजिटली भी देख लूंगा ना यार, भगवान को मैं मन से मानूंगा, ना कि कुछ अलग अलग तरीके से शो करके मानूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हमको लगता है कि हमको जाके दर्शन करना है तो जाके दर्शन आप कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल दर्शन का प्रावधान भी यहां पे किया गया है। ठीक है, प्रसाद वितरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रसाद वितरण जो है वो भी एआई के हेल्प से किया जाएगा। अब एआई के हेल्प से प्रसाद कैसे वितरण किया जाएगा भाई साहब? तो देखिए, वो एआई प्रसाद वितरण नहीं करेगा, लेकिन एआई जरूर आपको बता देगा, ठीक है, कि किस सेक्शन में 10 लोगों को जरूरत है प्रसाद बांटने की, किस सेक्शन में सिर्फ एक ही लोगों से काम चल जाएगा, इस तरीके की चीजें वो करेगा। ठीक है, सिक्योरिटी की बात करेगा। ठीक है, सिक्योरिटी का ध्यान में रखेगा, और सिक्योरिटी कैसे ध्यान में रखेगा? ठीक है, फेस रिकॉग्निशन से, फेस रिकॉग्निशन से, यानी कि चेहरे को पढ़ने का काम करेगा। कौन चेहरे को पढ़ने का काम करेगा? हमारा एआई। कैमरा लगाया जाएगा और उस कैमरे में क्या दिखाई देगा? हर एक बंदे का एक एक फेस दिखाई देगा, और वो एक एक बंदे का फेस डिटेक्ट किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं आ गया है, कहीं कोई रिस्क तो नहीं घुस गया है हमारे मंदिर के अंदर में। कई सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 24/7 डैशबोर्ड दिखाई देगा। ठीक है, डैशबोर्ड मिलेगा। अब ये डैशबोर्ड क्या होता है सर? तो देखिए, आप मॉल वगैरह में जाते हो ना, तो एक ही बड़ा सा ऐसा स्क्रीन होता है। ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके के कॉलम बने रहते हैं। ठीक है, एक में सिक्योरिटी वाला दिखाई दे रहा है, एक में सेल्समैन दिखाई दे रहे हैं, एक में बाहर का साइकिल स्टैंड दिखाई दे रहा है, फिर कार पार्क दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
डैशबोर्ड बोलते हैं। तो डैशबोर्ड का भी प्रबंध किया गया है जहां पे पूरे मंदिर का एक एक कोना दिखाई देगा, तो डेफिनेटली इसको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो ये आपको इस पूरे सवाल में याद रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं। पहला कि पहला एआई पावर्ड कमांड कंट्रोल सेंटर सेटअप किया गया है और किस मंदिर में किया गया है, तो याद रखना तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में किया गया है। और किसने किया है, तो तिरुपति तिरुमला देवस्थलम जो कि मैनेजमेंट अथॉरिटी है इस मंदिर का, उसने यहां पे सारा का सारा प्रावधान किया है, सारा का सारा अरेंजमेंट किया है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला सवाल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली सवाल बनेंगे, यहां से देख लेना आप लोग। ठीक है, विच मिनिस्ट्री रिलीज द रिपोर्ट चिल्ड्रन इन इंडिया 2025? किस मंत्रालय ने भारत में बच्चे 2025 रिपोर्ट जारी किया है? देखिए एक मंत्रालय है जिसने एक रिपोर्ट जारी किया है चिल्ड्रन इन 2025, ठीक है, यानी चिल्ड्रन इन इंडिया 2025, यानी भारत में बच्चों की क्या स्थिति है। ठीक है, भारत में बच्चों की स्थिति 2025 में क्या है, इस बारे में। ठीक है, भारत में बच्चों की क्या स्थिति है, भारत में बच्चों की स्थिति क्या है, ये एक रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, यही रिपोर्ट हमें बताती है कि बच्चों की स्थिति भारत में क्या है, जिसकी हेल्प से हम लोग बच्चों के लिए, यूथ के लिए, इन्फेंट्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज बना पाते हैं जरूरतों के हिसाब से। ठीक है बच्चे, रिपोर्ट ही नहीं रहेगी, हमारे पास आंकड़े ही नहीं रहेंगे तो हम लोग रिपोर्ट कैसे, तो आने वाले टाइम में पॉलिसीज कैसे बनाएंगे, पॉलिसीज कैसे फ्रेमवर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट पेश की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये रिपोर्ट पेश की गई है एक कॉन्फ्रेंस में, वो कॉन्फ्रेंस कौन सी है, ध्यान सुनेगा। ठीक है, 29th कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये रिपोर्ट कहां पे पेश की गई है, 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, COCSSO के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट में COCSSO। ठीक है बच्चे, यानी कि 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की 29th रिपोर्ट में, 29th कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया। और ये कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है, तो चंडीगढ़ में ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है बच्चे, कहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, चंडीगढ़ के अंदर में। ठीक है, और यहां पे एक रिपोर्ट पेश की गई है चिल्ड्रन इन इंडिया 2025। और किसने पेश किया है, तो मॉस्पी ने किया है, मॉस्पी मंत्रालय ने किया है। मॉस्पी का मतलब क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये मॉस्पी ने एक रिपोर्ट पेश की है, रिपोर्ट का नाम क्या है, चिल्ड्रन इन इंडिया। और ये 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्फ्रेंस हुआ था चंडीगढ़ में, उसमें अनाउंस किया गया है। ये सारी बातों का ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसमें आपको यह बताने की जरूरत है कि सर कुछ आंकड़े भी तो बताइए ना कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या बताया गया है। ठीक है बच्चे, तो इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें बताई गई है जिसके बारे में चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे पहले देखेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 2011 में कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, 1000 बच्चों में से 44 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, जो कि घट करके 2023 में अभी 25 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है बच्चे, 25 बच्चों की मृत्यु, समझ में आ रहा है, यानी कि अब कितना, 44 से घट करके 25 बच्चों की ही मृत्यु होती है। डेफिनेटली मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी हैं, जिनकी वजह से यहां पे हमने बहुत अच्छा एक रिजल्ट हासिल किया हुआ है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो IMR 2011 से घट करके 44 से घट करके 25 में आ गया। ठीक है, अब स्कूल ड्रॉप आउट की बात कर लेते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, स्कूल ड्रॉप आउट में हम लोग क्या देखते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट रेट। ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट, ड्रॉप आउट रेट। अब हम ये देखते हैं कि भाई साहब कितने बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही शिक्षा छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिया। तो यहां पे 2022 के अंदर में आपको दिखाई देंगे 13.8% लोग। ठीक है, 13.8% जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं पढ़ाई होने पूरी होने से पहले ही। और 2024-25 में ये आपको दिखाई देता है 8% के आसपास। ठीक है बच्चे, 8%। तो आप देख सकते हो तकरीबन 5-5.5% के आसपास
कम बच्चे हुए हैं जिन्होंने स्कूल को छोड़ा है पढ़ाई पूरी होने से पहले। तो ये भी एक अच्छा आंकड़ा आपको यहां पे दिखाई देता है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज की बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि बाल विवाह की बात कर लेते हैं। चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह की बात कर लेते हैं। तो 2015 में 26.5%, 2015 में कितना, 26.5% बाल विवाह होते थे, ठीक है, याद रखिएगा 26.5% बाल विवाह होते थे। और 2019 से लेकर के 21 का रिपोर्ट अगर बताएं तो ये 23.3% हो चुके हैं, यानी कि बाल विवाह में भी काफी ज्यादा यहां पे आप लोगों को कमी देखने के लिए मिली है, ठीक है। अब देख लेते हैं एडॉप्टेड बच्चों की बात कर लेते हैं कि भारत में बच्चे कितने एडॉप्ट किए गए हैं। इसका भी आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए एडॉप्टेड बच्चों में हम बात करेंगे 2017 की, ठीक है बच्चे। 2017 में हमारे पास 2017 में कितने बच्चे अडॉप्ट हुए थे, 3927 बच्चे अडॉप्ट हुए थे। और 2024-25 की बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। तो 4515 बच्चे अडॉप्ट हुए थे भारत के अंदर में, यानी कि जिन माँ बाप की संतान नहीं है उन माँ बाप ने यहां पे कोशिश किया है इन बच्चों को गोद लेने की, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा आपको न्यूज देखने के लिए मिल रहा है, मॉस्पी के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है, रिपोर्ट चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 की, ठीक है बच्चे। सारा का सारा आंकड़ा मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, देख लीजिए, ठीक है। चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट 2025 के मुताबिक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2011 में 44 था, 2023 में कम होकर के 25 हो गया है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट यानी कि कितने बच्चों ने पढ़ाई खत्म होने से पहले स्कूल छोड़ दिया है, उसमें 2022 में 13.8% बच्चे हुआ करते थे, जो कि कम हो करके 8% रह गए हैं 2024 और 25 के बीच की बात करें, ठीक है बच्चे। उसके बाद बाल विवाह की बात कर लेते हैं, यानी कि चाइल्ड मैरिज की। तो 2015 में कितना 26.5% हुआ करता था, जो कि कम होकर 2019 से लेकर के 21 के बीच में 23.3% हो चुका है, ठीक है बच्चे। ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट ये बात भी, कितने बच्चों को गोद लिया गया, तो 2017 में आप देखोगे कि 3927 बच्चों को गोद लिया गया, और वही आंकड़ा अभी 2024-25 में बढ़ करके 4515 बच्चों को गोद लेने की बात की जा रही है। तो सारे के सारे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या आता है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA, ठीक है, एडवांस्ड याद रखना, ठीक है। द एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इंडियाज इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट इज डिजाइंड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां पे देखिए एक फाइटर जेट की बात हो रही है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट जिसका 5th जनरेशन जो कि इंडिया में ही बनाया गया है। जब भी हम बात करते हैं इंडिया की इंडिजिनस की, तो उसका मतलब क्या होता है, 80% से ज्यादा रॉ मटेरियल हमारे भारत का लगा हुआ है, इसका मतलब ये है, ठीक है बच्चे, इंडिया का लगा हुआ है, इसको हम लोग इंडिजिनस कहते हैं, ठीक है। 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है, स्टील्थ फाइटर जेट है। स्टील्थ फाइटर का मतलब क्या होता है, स्टील्थ फाइटर जेट का मतलब क्या होता है, याद रखना, जेट का मतलब क्या है, जो रडार में ना आए, जो दुश्मन की रडार की पकड़ में ना आए, इसका टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती है, याद रखना, ठीक है, में ना आए। तो ऐसा ही एक एयरक्राफ्ट बनाया गया है, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया गया है, जो कि इंडिजिनस है, यानी कि 80% से ज्यादा उसमें मटेरियल भारतीयों का लगा है, भारत का लगा है। 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट है। स्टील्थ फाइटर का मतलब जो कि दुश्मन की रडार की रेंज में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा। किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पे बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और DRDO का मेन लेबोरेटरी ने बनाया है। तो आपको ऑप्शंस में ये बताना है बच्चे, ठीक है। चलिए तो अब ये देखते हैं कि ये जो बनाने की बात की गई है, जो एयरक्राफ्ट बनाने की बात की गई है, जिसके लिए 1500 करोड़ का बजट भी पेश किया गया, हमारी सरकार ने क्या कहा है, ठीक है, कि इसके लिए बजट कितना पेश किया जाएगा, ठीक है, 1500 करोड़ का बजट यहां पे पेश किया जाएगा, किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट बच्चे यहां पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बनाने के लिए किसने इसको डिजाइन किया गया, ये आपका सवाल आता है, ठीक है। तो डिजाइन किया गया है यहां पे ADA, एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी, DRDO का एक अंग है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है, ठीक है। DRDO
का एक अंग है जिसका नाम क्या है, एडीए, ठीक है, एडीए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसने डिजाइन किया है, जिसने डिजाइन किया है, याद रख लेना। क्लियर है पॉइंट बच्चे यहाँ पे। अब डिजाइन करने वाला कंपनी और बनाने वाली कंपनी अलग अलग होती है, ठीक है। एक होता है ना जो हमारे घर का डिजाइन करने वाला, नक्शा बनाने वाला बंदा अलग होता है, जिसको हम आर्किटेक्ट कहते हैं, और पूरा घर ईंट पत्थर से बनाने वाला मिस्त्री वो अलग होता है, ठीक है। तो याद रखना, ये जो डिजाइन किया गया है ना, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिजिनस जो है, इसका 5th जनरेशन डिजाइन किया गया है, वो एडीए ने किया है डीआरडीओ के। लेकिन इसको बनाएगा कौन? तो पहली बार ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी एंटर कर रही है इस तरीके के एग्रीमेंट में। अभी तक जितना भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाए जाते थे ना, तो सरकारी कंपनियां ही बनाती थी, यानी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बनाती थी। लेकिन पहली बार ऐसी प्राइवेट कंपनी को एंट्री मिली है यहां पे, और वो प्राइवेट कंपनियों में एक सरकारी है और एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कौन बना रहा है यहां पे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कौन है, याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कौन है? 50-50% का हिस्सेदारी में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो, लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। ये दोनों ऐसी कंपनियां हैं जो मिलकर क्या बनाएंगी, लाइट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएंगी। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। ये दोनों ही भारत के लिए रक्षा उपकरण बनाती हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो कंपनी के मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट भी हैं याद रखने वाली, जैसे कि हम बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये एक पब्लिक सेक्टर नवरत्न कंपनी है जिसका स्थापना किया गया था 1954 के अंदर में, याद रख लीजिएगा, ठीक है। 1954 के अंदर में बेहल का स्थापना किया गया था, ठीक है। और लार्सन एंड टर्बो आजादी के पहले 1938 में ही बना दी गई थी, ठीक है, 1938 में भी बना दी गई थी। याद रखना, जो भी कंपनी न्यूज में रहती है ना, उन कंपनियों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है बच्चे। लार्सन एंड टर्बो जो कि 1938 में बनाई गई थी, ठीक है। अब आप लोगों को बात बताइए, जो आप डीआरडीओ की हम बात कर रहे हैं, डीआरडीओ की जो एक अंग है, पार्ट है, एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसने डिजाइन किया है ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये डीआरडीओ कब बनाया गया था? डीआरडीओ ही तो मेन हमारा पॉइंट है ना, ठीक है। तो डीआरडीओ कब बनाया गया था? याद रखिएगा, डीआरडीओ हमारा 1958 में बनाया गया था। और डीआरडीओ को क्या काम सौंपा गया था कि भाई साहब देखो, ऐसा है, आप भारत के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाओगे, डिजाइन करोगे, तो डीआरडीओ की एक एजेंसी है, एडीए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इसने डिजाइन किया है। और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो कंपनी मिलकर इसको प्रोड्यूस करेंगी, बनाएंगे, जिसके लिए 15,000 करोड़ का बजट भी अनाउंस कर दिया है सरकार ने। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। अब ये सारे ऑप्शन बात कर चुके हैं, और एक और चीज याद रखिए, पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी लार्सन एंड टर्बो एंटर कर रही है डिफेंस की इस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की तरफ से। एक अच्छी बात भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ की, चलो यार ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जब एंट्री करता है तो वो सेक्टर अपने आप ग्रोथ करता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज ज्यादा अच्छी प्रोवाइड करते हैं एज कंपेरिजन टू गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है बच्चे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडीए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की मैं बात करूंगा, ठीक है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल्स वर फ्लैग ऑफ एट जेएनपीए, ठीक है। जेएनपीए में किस तरीके के वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई, यानी कि वाहन लॉन्च किए गए, ठीक है। तो जेएनपीए क्या है? जवाहर नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, मुंबई में है, ठीक है, याद रखना, जवाहर नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जवाहर नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? पोर्ट अथॉरिटी नवी मुंबई में, ठीक है बच्चे। अथॉरिटी कहां पे है? तो ये नवी मुंबई में है, नवी मुंबई में है, मुंबई में है। अब इस पोर्ट में जितनी भी गाड़ियां हैं, इस पोर्ट में जितनी भी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को किस तरीके से चेंज किया जाएगा, यही आज का या इस टॉपिक का मेन डिस्कशन डिबेट है, ठीक है बच्चे। तो आप सवाल देख सकते हैं, सवाल में भी आपको चीजें मिल जाएंगी कि किस तरीके के वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है। डीजल वाले ट्रक, इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक, वो ट्रक जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं विद स्वैपेबल बैटरी, यानी स्वैपेबल बैटरीज के जरिए, हाइब्रिड बसेस एंड इलेक्ट्रिक कार्स। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक विद स्वैपेबल बैटरीज, ठीक है। अब ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक ट्रक तो होती है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल तो है ही, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रक है, ठीक है। कैसा ट्रक? कैसा ट्रक? जो स्वैपेबल बैटरी से चलती है, ठीक है। स्वैपेबल का मतलब क्या होता है? जो बैटरी चेंज की जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वैपेबल बैटरी बोलते हैं। अब देखिए, ट्रक
ट्रक में बैटरी बहुत ज्यादा लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लगेगी, और ट्रक को अगर हम लोग ट्रक की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो बहुत लंबा समय लेगी चार्ज होने में। तो क्या उतने टाइम पे ट्रक बैठा रहेगा, ट्रक वेस्ट रहेगा, मतलब खाली रहेगा, आइडल रहेगा? नहीं। तो उसकी बैटरी को हम लोग निकाल के चेंज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, और उसमें दूसरी बैटरी को हम लोग फिट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्वैपेबल बैटरी। तो यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी नवी मुंबई में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हरी झंडियां दिखाई गई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए गए हैं। हैवी ट्रक, अभी तक ट्रक नहीं लॉन्च हुए थे, पहली बार हैवी ट्रक लॉन्च किए जा रहे हैं, याद रखेगा, विद स्वैपेबल बैटरी, जिनके बैटरी को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और कितने ट्रक होंगे यहाँ पे? तो 600 ट्रक यहाँ पे है जिनको हरी झंडी दिखाई गई है, यानी कि 90% ऑफ टोटल ट्रक जो वहां पे है उसका आपको दिखाई देगा। ठीक है, वहां पे जितने भी ट्रक हैं 90%, उसमें जितने भी ट्रक हैं उसमें से 600 जो ट्रक हैं उनको बैटरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये हैवी ट्रक है। और किसने किया है? जो हमारे पोर्ट मिनिस्टर हैं, जो हमारे पोर्ट मिनिस्टर हैं। पोर्ट मिनिस्टर का नाम क्या है? याद रखना, सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है इनका? सर्बानंद सोनोवाल इनका नाम है। ठीक है बच्चे, सोनोवाल। और सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी यहां पर दिखाई है। कितने ट्रकों को? 6 ट्रकों को। ये पहली फ्लीट है ट्रक की इस तरीके की जिसमें स्वैपेबल बैटरी को लगा करके ट्रक को चलाया जाएगा। अच्छा, एक और बात, ठीक है, क्या ये मेन रोड पे चलेगा? मेन जो रोड जिन पे हम लोग चलाते हैं उस पर चलेगा? तो नहीं, उस पर अभी नहीं चलेगा। इसमें इतनी सुविधाएं अभी नहीं है, इतना बैटरी लोड नहीं है कि मेन रोड पे चल के बहुत ज्यादा सामान दिल्ली से मुंबई तक पहुंचा सके या फिर कलकत्ता से आगरा तक पहुंचा सके, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये फिलहाल पोर्ट के अंदर अंदर ही कार्गो व्हीकल के रूप में काम करेगा। ठीक है, विद इन द पोर्ट। ठीक है, विद इन द पोर्ट के अंदर ही काम करेगा फिलहाल, ये याद रखिएगा। ठीक है, पोर्ट के बाहर काम नहीं करेगा, रोड पे ये नहीं निकलने वाला। ठीक है बच्चे, चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? हु कंडक्ट्स द 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप इन अहमदाबाद? अहमदाबाद में एक इंटरनेशनल गेम इवेंट हो रहा है, जिसको कंडक्ट कौन करता है, यही आपका सवाल है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। देखिए, तो इवेंट कौन सा हो रहा है? एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप। कौन सा हो रहा है? ठीक है, एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप, एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप हो रहा है। ठीक है, याद रखना। और कौन सा एडिशन हो रहा है यहाँ पे? तो 11वां एडिशन हो रहा है। ठीक है, 11वां एडिशन हो रहा है, याद रखना। ठीक है बच्चे, यहाँ पे 11वां एडिशन। और 11वें एडिशन के साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे कि ये भारत में पहली बार हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है बच्चे, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ये भारत में पहली बार हो रहा है। और क्या हो रहा है? एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप। एक्वेटिक चैंपियनशिप का मतलब क्या होता है? पानी से जुड़े हुए खेल, जैसे कि स्विमिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस इवेंट को अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, कहां पे? अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, याद रखेगा। कब से लेकर के? 28 सितंबर 2025 से लेकर के 10 अक्टूबर 2025 के बीच में किया जाएगा। यानी कि ये तकरीबन 12 दिन का एक स्पोर्ट्स रहेगा। ठीक है, किसमें? इसमें 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ठीक है, 29 कंट्रीज के तकरीबन 900 प्लस एथलीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है बच्चे, याद रखना, ये सारा पार्टिसिपेशन होगा। और गेम स्पोर्ट्स वाले जो स्पोर्ट्स होंगे वो आपका एक्वेटिक ही होंगे, पानी वाले ही रहने वाले। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा मौका है हमारे भारत के लिए, जो भारत की स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उसके लिए, कि भैया इंटरनेशनल लेवल का कोई भी इवेंट जब भारत में आ रहा है तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। ठीक है बच्चे, और उसके बाद ये कहां पे किया जाएगा? अहमदाबाद तो ठीक है, तो इसका वेन्यू कहां पे है? याद रखना, कहां पे किया जाएगा? अहमदाबाद में भी तो कहीं ना कहीं किया जाएगा ना। तो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा, याद रखिएगा। ये क्लियर अपॉन यहाँ पे वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसको किया जाएगा। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब एक्वेटिक जो ये एशियन चैंपियनशिप है, इसकी थोड़े स्टैटिक पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो ये कब शुरू किया गया था? तो 1980 में पहली बार शुरू किया गया था। ठीक है, 1980 में इसको पहली बार शुरू करवाया गया था, और तब से लेकर के ये पूरा मतलब अभी तक ऑर्गेनाइज होता ही रहता है। ठीक है बच्चे, अब
इंडिया में इसको कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है। और स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये कब बनाई गई थी भारत के अंदर में, तो 1948 में बनाई गई थी। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखने वाली जरूरत है, ठीक है। अब अगर तो अहमदाबाद अच्छे से मैनेज कर लेता है इस एक्वेटिक इवेंट को, बहुत अच्छे से देख ले, मतलब कोई परेशानी नहीं आती है यहाँ पे, दर्शकों को गेम अच्छे से हो जाते हैं, सब कुछ सक्सेसफुली हो जाता है, तो ये अहमदाबाद को ही आगे ओलंपिक के लिए और कॉमनवेल्थ के लिए इंडिया ने प्रेजेंट किया है, बिड किया है। तो अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ या फिर ओलंपिक गेम भी खेले जाएंगे। यानी जैसे 2030 वाला है ना, 2030 वाला कॉमनवेल्थ की बात कर लूं मैं, ठीक है, 2030 वाला कॉमनवेल्थ की बात कर लूं यहाँ पे, ठीक है, या उसके बाद या फिर 2036 वाला ओलंपिक की बात कर लूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ओलंपिक की बात कर लूं, तो ये भी आगे चल के अहमदाबाद ही होस्ट करने वाला है अगर ये इवेंट सक्सेसफुल रहा है तो, क्योंकि अहमदाबाद को ही बीट किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे कॉमनवेल्थ के लिए और ओलंपिक गेम्स के लिए। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, इसलिए अहमदाबाद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल आपके लिए क्या आता है बच्चों। अगला सवाल है आपका कि अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हाउसेज इन हिली और स्पेशल एरियाज, ठीक है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए या फिर विशेष क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जब मैं बात कर रहा हूं, ग्रामीण की बात कर रहा हूं, तो कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस किया गया है, रखा गया है, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है बच्चे, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, ठीक है, योजना, ये ग्रामीण आवास योजना में आप ग्रामीण देखना, ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रूरल एरिया की, अर्बन एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। तो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है यहाँ पे, ठीक है बच्चे, याद रखना, दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपका हिली एरिया, यानी कि हिली एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को घर दिया जाएगा बनाने के लिए, और एक आपका प्लेन एरिया यानी कि जो हमारा वाला एरिया है, ठीक है, एरियाज, इनमें घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में घर बनाने के लिए गरीबों को पैसे दिए जाते हैं। किन गरीबों को? जिनके पास घर नहीं है, ठीक है, होमलेस, वीकर सेक्शन, जो होमलेस हैं यानी कि वीकर सेक्शन वाले हैं, या फिर जो लैंडलेस है जिनके पास जमीन भी नहीं है, या फिर जिनके पास कच्चा घर है उनको भी मिलता है, यानी कि कच्चा घर को तोड़ के पक्का घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री के एक अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा है, मैं तो इसकी तारीफ करूंगा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जो हिली एरियाज है ना, यहां पर आपको 1,30,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है, 1,30,000 रुपए यानी 1.3 लाख रुपए दिए जाते हैं हिली एरिया में, और प्लेन एरिया में 1.2 लाख रुपए यानी 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। अब एक और बात बता दीजिए सर ये भी कि ये जो फंड जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो फंड में आप लोग क्या देखेंगे, याद रखिएगा कि फंड में अगर हम बात करते हैं हिली एरियाज की बात कर लेते हैं, तो हिली एरिया में जो सेंटर और स्टेट का जो रेशो होता है, सेंटर और स्टेट का फंड का रेशो जो रहेगा, सेंटर यहां पे करेगा 90% और स्टेट पे करेगा 10%। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। और वैसे ही प्लेन एरिया की बात कर लेते हैं तो 60 और 40 का रेशो रहता है, यानी कि 60% जो पे करेगा आपका सेंटर पे करेगा, याद रखना, ठीक है, सेंटर पे करेगा, और 40% आपका यहाँ पे स्टेट पे करेगा, ये आपका रेशो रहता है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरी की, अगर हम यूटी की बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरी की, तो 100% यहाँ पे सेंटर पे करेगा, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक ऐसी योजना है जिसमें वो गरीब जिनके कच्चे घर हैं या फिर जिनके जमीन तक नहीं है, लैंडलेस हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसमें इन लोगों को घर बनाने के लिए अगर हिली एरिया है तो 1,30,000 रुपए दिए जाते हैं, और अगर प्लेन एरिया है तो 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। सेंटर और स्टेट में फंड का बंटवारा कर दिया जाता है कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट फंड को शेयर करेंगे। तो अगर तो हिली एरिया की बात हो रही है तो 90% सेंटर गवर्नमेंट देती है और 10%
40% स्टेट गवर्नमेंट देती है। और अगर तो प्लेन एरिया की बात हो रही है तो 60-40 का रेशो चलता है, यानी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है। और इसी के साथ अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाती है तो यूनियन टेरिटरी में 100% फंड कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। यह एक अच्छा इनिशिएटिव है, गरीबों को घर मिल जाया करेगा इस तरीके के इनिशिएटिव से। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या आता है? अंडर विच स्कीम विल पीएम मोदी स्टार्ट्स 10,000 रुपीज टू वुमेन इन बिहार? यहां पे एक ऐसे स्कीम की बात की जा रही है जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 रुपए दे रहे हैं बिहार की महिलाओं को। ठीक है, एक ऐसी स्कीम है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, ये नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ये हो सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नहीं हो सकता क्योंकि तो बेटियों को बचाने और शिक्षा की बात करता है। और स्किल्स इंडिया की बात कर लें तो स्किल्स सिखाने की बात करता है भारत, ठीक, भारतीय लोगों को, तो ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है बच्चे, तो देखिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है वो शुरुआत करवाई गई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, महिला रोजगार योजना ये शुरुआत करवाई गई थी या अनाउंसमेंट करवाई गई थी अगस्त 2025 में। ठीक है, 2025 के अगस्त के महीने में इसकी शुरुआत करवाई गई थी। और किसने शुरुआत नहीं, अनाउंसमेंट करवाया था। और किसने अनाउंसमेंट की थी? तो नीतीश कुमार ने इसकी अनाउंसमेंट की थी। ठीक है, और नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि जो बिहार की महिलाएं हैं, और किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को। ठीक है, किसको? डोमिसाइल ऑफ बिहार। ठीक है, याद रखना। ठीक है, किसको मिलेगा? डोमिसाइल ऑफ बिहार, बिहार की महिलाओं को ही यहां पे ये दिया जाएगा। और बिहार की महिलाओं को क्या दिया जाएगा? 10,000 रुपए दिया जाएगा फिलहाल। ठीक है, कितना? 10,000 रुपए दिए जाएंगे, ग्रांट दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ठीक है, किसको दिया जाएगा? महिलाओं को। तो ठीक है ना, महिलाओं को, कौन सी महिलाओं को? वो महिलाएं, ठीक है, जिनके माता पिता नहीं है। ठीक है, वो महिलाएं जिनके माता पिता नहीं है, वो जिनके माता पिता नहीं है, उन महिलाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, माता पिता नहीं है, ठीक है, नहीं है, उनकी हम यहां पे बात कर लेंगे। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। और उम्र रहेगी 18 साल से लेकर के 60 साल तक की उम्र रहेगी। और 18 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र तो ठीक है। ठीक है, वो महिलाएं जिनके माता पिता नहीं या फिर किसी और पे डिपेंड है, इतनी ज्यादा गरीब है, वो महिलाएं भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन सर क्या सभी महिलाओं को मिल जाएंगे यहाँ पे? तो नहीं बच्चे, सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। यहां पे याद रख लेना। ठीक है, जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की जाती है। ठीक है, जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की जाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात यहां पे हम लोग करते हैं, यानी कि SHG की बात करते हैं, यानी कि स्वयं सहायता समूह, सहायता समूह की बात की जाती है। तो याद रख लेना, जीविका स्वयं सहायता समूह क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारे स्टेट्स में है और ये महिलाओं का एक ग्रुप होता है जो कुछ फंड इकट्ठा कर लेती हैं और उन्हीं फंड से आपस में ही लोन प्रोवाइड करती हैं एक दूसरे को, बहुत ही मामूली से ब्याज के साथ, बहुत ही मामूली से इंटरेस्ट के साथ। इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। आज की डेट में ये बहुत बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं ग्रुप बनाने लग चुकी हैं और इसको एक नेशनल पहचान भी मिल चुकी है। इससे बैंक को भी लोन दिया, बैंक भी अब इसको लोन देने लग गया है, इतनी बड़ी पहचान, शख्सियत बन चुकी है, याद रखना। तो वो महिलाएं जो कि जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं, और याद रखना सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका बिहार की महिलाओं का ग्रुप है, याद रखना। अलग अलग स्टेट्स के अंदर में अलग अलग नाम से पुकारी जाती है सेल्फ हेल्प ग्रुप, लेकिन बिहार में जीविका के नाम से पुकारा जाता है। तो जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उन्हें ही ये पैसा मिलेगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत में दिया जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चे। और कितना पैसा दिया जाएगा? 10,000। तो सर गरीब और लोग भी तो होते हैं ना यार, बिल्कुल होते हैं। तो देखिए वो महिलाएं जो गरीब है उनमें से मैक्सिमम महिलाएं अनपढ़ी होती हैं, उनको क्या पता कि उनको स्कीम का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि पहले आजीविका ज्वाइन करो, पहले ये जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन करो। ये जब सेल्फ हेल्प ग्रुप आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे फंड मिलेगा, किस किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप इसका मेंबर बन जाओगे तब आपको पता चल जाएगा ना
सारी स्कीम के बारे में, तब आपको पैसे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको मेंबर बनो, और मेंबर बनने के लिए कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा फॉर्म भरना है। इतना सिंपल बना दिया है सरकार ने, ठीक है। जाओ एक सिंपल सा फॉर्म भरो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, और आप इसके मेंबर बन सकते हो। और मेंबर बनते ही आप अप्लाई कर दो। अब ये पैसे क्यों दिए जाते हैं याद रखना, तो यहां पे साफ नजर आ रहा है, ठीक है। रोजगार योजना है, रोजगार योजना, तो रोजगार के लिए, ठीक है। यानी कि जो महिलाएं हैं यहाँ पे सिलाई कढ़ाई कर सकती हैं, अपना सिलाई कढ़ाई की बात कर सकती हैं, यहाँ पे चाट के ठेले लगा सकती हैं भाई साहब, कोई भी ऐसा काम कर सकती हैं जो कि 10,000 के अंदर में हो जाता है, मतलब लग रहा है कि 10,000 में कर लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत में अगर आपने जो 10,000 रुपए दिए इसका सही इस्तेमाल कर लिया है, तो आपको आगे चल के 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। लेकिन इसका आंकलन किया जाएगा, देखा जाएगा कि आपने सही से इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। अगर आपने सही से इस्तेमाल कर लिया है तो आपको 6 महीने बाद, ठीक है, आप रात में बच्चे 6 महीने बाद आप लोगों को क्या दिया जाएगा, 6 महीने बाद महिलाओं को क्या दिया जाएगा, ठीक है, 2 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं 6 महीने के बाद, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो ये जो पूरी की पूरी स्कीम है ना, ये अनाउंस किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। लेकिन अभी 26 सितंबर को नई न्यूज आई है। ये न्यूज में क्यों है याद रख लेना, ठीक है। 26 सितंबर को, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं को, 75 लाख बेनिफिशियरीज यानी महिलाओं को क्या दिया है, यहाँ पे 10-10 हजार रुपए दिए हैं, ठीक है। कहां से, पटना से, ठीक है, पटना से। और पटना में ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने ये पैसे बांटे हैं, याद रखेगा, क्लियर पॉइंट। इसलिए ये न्यूज में काफी ज्यादा है, ठीक है। मैं शॉर्ट में एक छोटा सा आप लोगों को यहाँ पे ब्रीफ दे देता हूं छोटा सा, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, याद रखेगा, क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखना। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अगस्त 2025 में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अनाउंस किया गया था, जिसमें उन महिलाओं को जिनके माता पिता नहीं है या फिर बहुत ही गरीब है, वीकर सेक्शंस की हैं, उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे ग्रांट के तौर पे, लोन के तौर पे नहीं। ग्रांट यानी कि आपको वापस नहीं मांगा जाएगा, आप उसका इस्तेमाल अपने स्वरोजगार के लिए करो, सिलाई कढ़ाई करो, चाट पापड़ी बेचो, सब्जी बेचो, कुछ भी करो, आप उसका इस्तेमाल करो। और वो महिलाएं अगर उस 10,000 का सही इस्तेमाल कर पाती हैं तो आगे चलकर उनको 6 महीने के बाद आंकलन करने के बाद, इवैल्यूएशन करने के बाद कि आपने सही से किया है कि नहीं किया इसका इस्तेमाल, अगर आपने सही से किया है इस्तेमाल तो आपको 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, क्लियर पॉइंट। और ये किन महिलाओं को मिलेंगे, जो जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि बिहार का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन महिलाओं को दिए जाएंगे यहां पे। और अभी 26 सितंबर 2025 को, यानी कल की ही तो बात है, पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पटना से 10-10 हजार रुपए 75 लाख महिलाओं को यहां पे दे दिए हैं, यानी कि पहली किस्त यहां पे डिसबर्स की जा चुकी है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या आता है आपका। व्हाट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 27th ऑफ सितंबर। हर साल हम लोग यहां पे 27 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस में आप देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। राइनोसेरस डे, राइनो डे यानी गेंडा दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, कॉन्ट्रासेप्शन डे यानी गर्भ निरोधक दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। तो देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है गेंडा दिवस की बात कर लेते हैं। ये तो भैया 22 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं गेंडा दिवस, हम लोग 22 सितंबर को मनाते हैं हर साल, ठीक है बच्चे। वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग मनाते हैं 27 सितंबर को हर साल, ठीक है बच्चे, 27 सितंबर को हर साल मनाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है बच्चे, याद रखना, ठीक है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कब से मनाया जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे किस साल से मनाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। ये 1980 से मनाया जा रहा है। और किसने अनाउंस किया था कि वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाएगा, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसने 1970 में जन्म लिया था, यानी कि 1970 में जिसको स्थापना किया गया था, जिसने अनाउंस किया था कि भैया वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अब टूरिज्म डे
के दिन हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं कि भैया टूरिज्म फैलाओ। अब टूरिज्म फैलाने के लिए क्या किया जाएगा, टूरिज्म फैलाने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है, वो ये है कि जितने भी एरिया है उनको साफ सफाई रखो भैया। पार्कों में लोग बैठना नहीं चाहते, आपने इतनी गंदी फैला रखी है, ठीक है। नदियों में लोग जाना नहीं चाहते हैं, वो क्या बोलते हैं, नेविगेशन वगैरह करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने इतना पोल्यूशन करके रखा हुआ है। तो यार टूरिज्म को फैलाने के लिए आपको आसपास के वातावरण को साफ रखना पड़ेगा। इसी तरीके की शिक्षा दी जाती है वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन में, ठीक है, ताकि हम लोग टूरिज्म को ज्यादा फैलाएं। और टूरिज्म को क्यों फैलाने की जरूरत है भाई साहब, क्योंकि टूरिज्म जो है ना, ठीक है, बूस्ट करता है लोकल इकोनॉमी को, ठीक है, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करता है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। लोकल इकोनॉमी कैसे बूस्ट करेगा, जब लोग घूमने फिरने जाएंगे तो वहां पे डेफिनेटली मक्का, भुट्टा, आइसक्रीम, चपाती वपाती, आलू के पराठे, प्याज के पराठे सब खाएंगे ना भाई साहब, तो वो लोकल लोगों को प्रमोट करता है, लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करता है, वहां के लोगों को इनकम बढ़ेगी। वहां पे लोग अपने घरों को छोटे छोटे होटल में बदल देते हैं, उनके पास 5 कमरे हैं, 2 कमरे में खुद रह रहे हैं, 3 कमरे उन्होंने होटल बना के रख लिया है, उस पर टूरिज्म आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं। तो भैया कितनी इनकम हो रही है यहाँ पे। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे इसीलिए मनाया जाता है। याद रख लेना, किसी भी देश का जो सर्विस सेक्टर है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, और सर्विस सेक्टर में भी 2 सेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, एक टूरिज्म सेक्टर स्ट्रांग होता है और एक आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्ट्रांग होता है। जैसे कि इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया की जीडीपी में 57% आपका सर्विस सेक्टर से आता है, और जिसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो टूरिज्म सेक्टर का है। तो डेफिनेटली टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत तो यहाँ पे पड़ने वाली है, ठीक है बच्चे, इसलिए टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पे हम लोग बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन डे की बात कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन डे हम लोग कब मनाते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन डे हम लोग 26 तारीख को मनाते हैं, यानी कि 26 सितंबर के दिन मनाते हैं। और इस दिन हम लोग ये अवेयरनेस फैलाते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाता है, फीमेल फिटिसाइड नहीं करना चाहिए, लोगों को हम लोग एजुकेट करते हैं, ठीक है ना भैया। यार आप अगर प्रेग्नेंट हो जाती है कोई लड़की तो डेफिनेटली उसको ऐसे टैबलेट खाने पड़ते हैं मजबूरी में कि भैया उसका पूरा आने वाला फ्यूचर ही बर्बाद हो सकता है। इन सब चीजों को रोकने के लिए हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन डे सेलिब्रेट करते हैं 26 सितंबर के दिन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। ये आपका अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन मनाया जाता है, यानी कि पूरी दुनिया में हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे कि भाई साहब न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अब बंद कर देना चाहिए। ये एक विनाशकारी हथियार है, विनाश बहुत ज्यादा फैलता है इस बात से। इस चीज की अवेयरनेस पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो ये चारों के चारों दिन थे, काफी इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला आते हैं, Which portal handles the Aadhaar authentication for ECINET, ठीक है, याद रखना। तो अब ये एक सवाल का मतलब देखते हैं, ECINET के लिए आधार प्रमाणीकरण कौन सा पोर्टल संभालता है, यानी कि ECINET के लिए आधार ऑथेंटिकेशन कौन सा पोर्टल संभालता है या कौन सा पोर्टल संभालेगा, ठीक है। और ये न्यूज में क्यों है, ये सब कुछ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ECINET क्या है, ठीक है, याद रखना। तो ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड नेटवर्किंग, ठीक है, इंटीग्रेटेड नेटवर्क, ठीक है, इंटीग्रेटेड नेटवर्क की यहां पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफ इंटीग्रेटेड नेटवर्क। अब ये इंटीग्रेटेड नेटवर्क ये क्या करता है, इसने क्या किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े तकरीबन 40 प्लस मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो और वेबसाइट जो है 40 प्लस, उन सबको इंटीग्रेट कर दिया है, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा मिला दिया है और इकट्ठा मिला करके यहां पे डाल दिया है कि यहां पे डाल दिया है ECINET पे डाल दिया है। यानी कि अब आपको अलग अलग एप्लीकेशन ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हो तो, ठीक है, याद रखना। जैसे कि मैं कोई इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहता हूं किस राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं, तो भैया मुझे 50 एप्लीकेशन खोलने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं क्या करूंगा, सीधा ECINET को खोलूंगा, क्योंकि यहां पे जितनी भी एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है वो सबकी इंफॉर्मेशन यहां पे प्रोवाइड कर दी गई है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। तो इस तरीके से आपको यहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन सवाल क्या है, ठीक है, ECINET के लिए जो डाटा आधार ऑथेंटिकेशन
का काम कौन सा पोर्टल करता है। यानी कि अभी किसी वोटर को, किसी ऐसा नागरिक को अपना ऑथेंटिकेशन दिखाना है आधार के जरिए, तो याद रखिएगा कि आधार कार्ड के जरिए ही आपका एनरोलमेंट किया जाता है। आधार नंबर के जरिए आपका एनरोलमेंट किया जाएगा। और ये इलेक्शन कमीशन अभी बोला है ये कि आधार कार्ड को भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इस आधार कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी होगा। तो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किस ऑनलाइन पोर्टल पे होगा, ये आपका सवाल है। ठीक है बच्चे, याद रखना। ठीक है, तो आधार वेरिफिकेशन, ठीक है, आधार वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो किस पोर्टल पे होगा, ये आपका सवाल था। तो डिजी लॉकर, सीडीएसई यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, उमंग और एनआईसी, तो सीडीएसई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ये आधार वेरिफिकेशन किस ऑनलाइन पोर्टल पे होगा, ऑनलाइन पोर्टल पे होगा सीडीएसई। ठीक है बच्चे, कहां पे हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, तो आपका सीडीएसई पे हो जाएगा, सीडीएसई पे हो जाए, सीडीएसई नॉट ई, ठीक है, सीडीएसई, ठीक है, सी है ये, ठीक है, नॉट ए, ठीक है, सीडीएसई पे आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप जब जाओगे तो अपना फोन नंबर डालोगे। ठीक है, आप अपना फोन नंबर डालोगे, फोन नंबर डालोगे तो फिर आपको आधार नंबर मांगेगा, आधार नंबर डालोगे तो आपके फोन नंबर पे आपके पास क्या आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा तो आप ओके कर दोगे। इस तरीके से आपका आधार ऑथेंटिकेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका एज एन वोटर कर सकते हो यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे एक लेटेस्ट फैसिलिटीज भी लॉन्च की गई है जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, ई साइन, ठीक है, ई साइन, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी कर सकते हो और यही सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है बच्चे, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपके एग्जाम लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही सेशन है और मिलेंगे अगले सेशन में। सेम तरीके के क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी सेम तरीके से लेकर आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। ठीक है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जैसे कि इंस्टाग्राम पे हम लोग हैं, फेसबुक पे हम लोग हैं, आप तैयारी टाइम सर्च मारोगे तो आपको हम वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहां पे अपनी क्वेरीज ले सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है आप लोग पुट कर सकते हो, आपके हर एक कमेंट का जवाब हम लोग देंगे। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।